Hello dear friends, welcome to पढ़ाई से दोस्ते YouTube channel. So friends, in today's video session we are going to discuss about Bhabha Atomic Research Center Work Assistant Advanced Test question paper over here. So ये जो एडवांस टेस्ट हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 7 सितंबर 2021 को। वर्क असिस्टेंट का जो 2019 में नोटिफिकेशन आया था, उसका प्रीलिम टेस्ट हुआ था 21 फरवरी 2021 को, और उसका अभी ये मेंस या आप बोल सकते हैं एडवांस टेस्ट लेवल 2 का एग्जाम हुआ 7 सितंबर 2021 को। अधिकतम गुण इस एग्जाम के थे दोस्तों 150। टोटल 50 क्वेश्चन थे, हर एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स थे और निगेटिव मार्क हर एक क्वेश्चन के लिए 1 था। तो इस तरीके से ये पूरा एग्जाम था। यहाँ पे आप कुछ जो इंस्ट्रक्शन है वो पढ़ सकते हो। ये जो क्वेश्चन पेपर ये हिंदी, इंग्लिश और मराठी इन 3 लैंग्वेज में था। तो जो भी कैंडिडेट महाराष्ट्र को बिलोंग करते उनके लिए मराठी, अदर स्टेट को बिलोंग करते उनके लिए हिंदी और इंग्लिश, इस तरीके से ये पूरा था दोस्तों। इसका ड्यूरेशन था दोस्तों 2 घंटे का, और जो भी पीडब्ल्यूडी मतलब दिव्यांगजन है उनके लिए 2 घंटे 40 मिनट का ये टाइम पीरियड था इस पर्टिकुलर एडवांस टेस्ट के लिए। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरे कुछ इंस्ट्रक्शन है दिए गए हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। मैं डायरेक्टली इस पेपर का एनालिसिस आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों देखते हैं ये पेपर के क्वेश्चंस के बारे में। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखो दोस्तों, क्या पूछा है। इफ टू सर्कल्स विथ रेडियाई 8 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली टचेस इंटरनली, देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज व्हाट। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला है कि दो सर्कल्स है और दो इंटरनली वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो इंटरनली मतलब इस तरीके से होंगे। तो अगर ये बड़ा वाला सर्कल है उसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है और छोटा वाला सर्कल की 3 सेंटीमीटर है, तो दोनों के सेंटर का डिस्टेंस क्या होने वाला है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। 8 सेंटीमीटर माइनस 3 सेंटीमीटर कितना होता है, 5 सेंटीमीटर। सो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे क्या है देखो, फाइंड द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज साइड इज 6 यूनिट। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज ट्रायंगल या त्रिकोण जो होता है, उसकी आपको पता होगा कि हर एक एंगल का जो इकाई होता है वो 60 डिग्री होता है। अगर हम इसको कंसिडर करें बीच में से, अगर इस तरीके से ये ट्रायंगल कंसिडर करें, मतलब उसका आधा हम ले रहे हैं। ये इक्विलेटरल मतलब ये इस तरीके से आएगा, लेकिन हम आधा ही ले रहे हैं, तो ये वाला साइड आएगा 3 यूनिट, ये वाला साइड आएगा 6 यूनिट। ओके, और हमें ये वाला साइड निकालना है, तो हम पाइथागोरस का थ्योरम यूज करेंगे, 6 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर करेंगे, तो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3√3 यूनिट। ओके, इसलिए आंसर इज बी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों, इफ वैल्यू ऑफ y इज 13 फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन गिवन इक्वेशन 3x माइनस वाई इक्वल टू 5। तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो y की वैल्यू है सिर्फ इस इक्वेशन में डाल के आपको x की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही आसान है। इसका वैल्यू है दोस्तों 6, दैट इज आंसर बी। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। सीधा आपको यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है 2 पाई आर। 2 पाई आर में ये आर की वैल्यू डाल दी, आपको आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी 44 सेंटीमीटर। देन अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 1 मीटर क्यूब, फाइंड इट्स साइड। एक क्यूब है दोस्तों, उसका जो वॉल्यूम दिया है वो है 1 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब अगर उसका वॉल्यूम है तो उसकी साइड क्या आएगी, उसका अगर हम क्यूब रूट निकालेंगे तो उसकी साइड आ जाएगी 1 मीटर इतनी। 1 मीटर का मतलब क्या होता है, 1000 mm। तो बस आपको ये 1000 mm का आंसर टिक करना था, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद है दोस्तों देखो यहाँ पे, टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 110 डिग्री एंड 40 डिग्री, देन थर्ड एंगल इज व्हाट। आपको पता है दोस्तों कि जो भी हमारा ट्राइंगल होता है उसके सारे जो इंटरनल एंगल्स होते हैं उसकी अगर हम सम करते तो 180 डिग्रीज आती है। यहाँ पे ऑलरेडी आपको दो एंगल दिए, एक है 110 डिग्री, दूसरा है 40 डिग्री। तो तीसरा एंगल क्या बचेगा, 180 माइनस 110 माइनस 40। तो जो भी आंसर आएगा वो रहेगा तीसरा एंगल, तो होगा वो 30 डिग्री। ये भी बहुत आसान सवाल था। ये भी एक आसान सवाल है दोस्तों। देखो, यदि 15x प्लस 17y इक्वल टू 21 और 17x प्लस 15y इक्वल टू 11 है, तो x प्लस वाई का मान क्या है, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू क्या है। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो दो इक्वेशन है दोस्तों इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। इसके बाद आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, और उस वैल्यू को x प्लस वाई के इक्वेशन में डाला तो जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होने वाला है। तो अगर आप दोस्तों ये दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हो, बहुत आसान है, ये बेसिक 8-9 स्टैंडर्ड का अलजेब्रा का क्वेश्चन है। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह अच्छे से आता है तो इजीली आप ये कर सकते हो। यहाँ पे आपको अगर x को एलिमिनेट करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे
यहाँ पे इस इक्वेशन को 17 से मल्टीप्लाई करोगे, इस इक्वेशन को 15 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके x एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा y। तो y का जो वैल्यू वो निकल जाएगा, उसके बाद y का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में आप डालोगे तो वो भी आ जाएगा। तो यहाँ पे आता है दोस्तों y का वैल्यू 3 आता है, x का वैल्यू -2 आता है, दोनों का अगर हम एडिशन करते हैं तो आंसर आता है 1। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों आप, 20 फीट आहते की दीवार की ऊंची 10 फीट है, दीवार का क्षेत्रफल वर्ग फुट में कितना होगा। तो क्या है दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन है, एक जो दीवार है उसका डायमेंशन यहाँ पे दिया है, उसकी जो लंबाई है वो है 20 फीट और उसकी चौड़ाई है वो है 10 फीट की। तो आपको क्या करना है, सिर्फ दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है और एक रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। ओके, तो कितना स्क्वायर फीट आएगा, 200 स्क्वायर फीट आएगा उसका एरिया। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखो दोस्तों, द परचेस प्राइस ऑफ एप्पल इज 180 रुपीज पर केजी विथ 15% प्रॉफिट ऑन इट, द सेलिंग प्राइस इज व्हाट। तो आपने सपोज कोई एप्पल परचेस किए हैं 180 रुपीज पर केजी से, और उसके ऊपर 15% प्रॉफिट मार्जिन रख के आपको वो बेचने, तो आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो क्या होने वाली है, यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको परसेंटेज निकालना है, 180 का 15% वो होता है 27 रुपीज। उस इसमें अगर आप 27 रुपीज को ऐड कर देते हो तो आपका आंसर आता है 207 रुपीज पर केजी। ओके, तो ये आपकी सेलिंग प्राइस होनी चाहिए। उसके बाद वाला क्वेश्चन देखो दोस्तों, क्या है, अ डाई इज थ्रोन, अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर इज व्हाट। तो देखो दोस्तों, अगर हम डाई देखते हैं, डाई मतलब वो जो होता है ना, सांप सीढ़ी में हम खेलते हैं, देखो वो 6 फेज वाला एक क्यूब होता है, उसके ऊपर वो अलग अलग नंबर के जितने वो होल्स रहते हैं, या कोई चिन्ह चिन्ह मार्क किए होते हैं, तो 1 2 3 4 ऐसे 6 तक उसके ऊपर वो सिंबल होते हैं। तो उसमें ऑड नंबर क्या आता है, 1 3 और 5, ये 3 ऑड नंबर आते हैं और बाकी के 3 होते हैं इवन नंबर। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी दोस्तों, वारंवारता क्या बनेगी, अगर आपने डाई फेंका तो उसमें ऐसे कितनी चांसेस है कि जो आपको ऑड नंबर शो करेंगे, तो 3 ही ऑड नंबर है उस 6 में, तो 3 ही शो करेंगे। सो दैट्स वाई इट इज अ 3/6। सो ये सही आंसर यहाँ पे है। उसके बाद है दोस्तों अगला क्वेश्चन, द पॉइंट 75 कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज वॉट। तो आपको पता है 0.75 कितना होता है, 3/4 होता है। ओके, 75 पैसे हम बोलते हैं, सपोज 1 रुपये है हमारे पास, 1 रुपये का 3/4 मतलब क्या होता है, 75 पैसे होते हैं, तो उसको हम 0.75 रुपीज भी बोल सकते हैं, राइट। तो उसी तरीके से ये 0.75 का जो अगर दूसरा वाला रूप है उसमें हम कैसे लिख सकते हैं, 3/4 या 3/4, इस तरीके से उसे हम लिख सकते हैं। सेम क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से पूछा है, द नंबर 3/4 लाइज बिटवीन विच नंबर। 3/4 उसका हमने देख लिया ऑलरेडी वैल्यू का है डेसिमल में 0.75, तो 0.75 किसके बीच आएगा, 0 और 1 के बीच में ही आएगा ना, 0 और 1 के बीच वाली वैल्यू है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही आंसर होगा। उसके बाद ये वाला देखो दोस्तों, 143/110, इसको डेसिमल फॉर्म में किस तरीके से आप लिखोगे, आपको सिंपली डिवीजन आती है तो आप ये करेक्ट सॉल्व कर पाओगे। 110 से अगर आप 143 को जो है उसको अगर डिवाइड करते हो तो एक बार पूरा भाग जाएगा और उसके बाद जो भी आएगा वो डेसिमल में आएगा। तो यहाँ पे यही एक ऑप्शन है जो उसको सेटिस्फाई करता है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ का सही आंसर है। द नंबर विच इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 3, ये तो कोई भी मतलब दूसरी तीसरी का बंदा भी सॉल्व कर लेगा, इतना आसान क्वेश्चन था। सो 3 से पूर्णतः भाग जाने वाली संख्या कौन सी है, तो ये है 27। ओके, बाकी कोई किसी भी संख्या को 3 से पूरा भाग जा नहीं रहा है। सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर इज व्हाट। तो आपको क्या है, जो ऑड नंबर है फर्स्ट 10 उसका बस सम करना था यहाँ पे। अगर आपको कोई फॉर्मूला वगैरह भी नहीं आता, मैन्युअली आप ये करते तो भी आपका आंसर आ जाता। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ऑड नंबर क्या होते हैं, 1 3 5 7, ये सब ऑड नंबर होते हैं, तो ऐसे 10 ऑड नंबर लिखो शुरू के, उसका एडिशन कर दो, खत्म। उसके बाद है द अरिथमेटिक मीन ऑफ 20 स्टूडेंट्स मार्क्स इज 36, अमंग देम 2 स्टूडेंट गॉट 0 मार्क्स इन देयर, देन द अरिथमेटिक मीन ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट इज व्हाट। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या पूछा है कि एक क्लास में सपोज 20 बच्चे हैं और उनके जो मार्क्स है उसका एवरेज आ रहा है 36। 20 स्टूडेंट का जो मार्क है, जो एग्जाम में उनके मार्क है उसका जो एवरेज है वो है 36, लेकिन उसमें से 2 स्टूडेंट ऐसे ही कि जिनको 0 मार्क्स मिले उनके एग्जाम में, तो बाकी के जो स्टूडेंट है उनका एवरेज, उनके मार्क्स का एवरेज क्या होने वाला है। तो आप ऐसा कंसिडर करो कि ये 2 स्टूडेंट जो है 0 मार्क है, ये एब्सेंट थे एग्जाम में इसलिए उनको 0 मार्क्स मिल गए। तो बचे कितने स्टूडेंट, 18 स्टूडेंट बचे, तो टोटल मार्क्स कितने हुए, 20 × 36,
20 मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइडेड बाय 18 करोगे आप, तो आपको आंसर मिल जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 40। ओके, तो जो नया एवरेज आएगा वो आएगा 40। उसके बाद देखो दोस्तों 17 से आगे जो क्वेश्चन है यहाँ पे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन चालू हो गए हैं, तो सॉरी साइंस के क्वेश्चन चालू हुए, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन खत्म हुए, साइंस के चालू हुए। तो हम ये देखते हैं, द वेपर कंटेंट इन एयर इज मेजर यूजिंग अ फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एज व्हाट। तो देखो दोस्तों जो भी एयर में वेपर कंटेंट होता है उसे हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ओके, आर्द्रता नापी जाती है, लेकिन इसमें थोड़ा एक कंफ्यूजन है, अगर इसका आंसर होगा तो ह्यूमिडिटी होगा, नहीं तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगा। क्योंकि क्या है कि जो भी आर्द्रता हम नापते हैं वो सापेक्ष आर्द्रता होती है, कंपैरिजन होता है उसका। एब्सोल्यूट बहुत कम हम देखते हैं, एब्सोल्यूट आर्द्रता देखने के लिए हमें मीन सी लेवल के यहाँ पे जाना होता है। ओके, तो इसके थोड़े से ट्रिकी ऑप्शन है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार कर रखा है इस क्वेश्चन को। जो भी बीआरसी की तरफ से ऑफिशियल आंसर किया आएगा तो उसमें जो आंसर है वो हम देख लेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन होना, इसका आंसर होना चाहिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्ष आर्द्रता जिसे हम बोलते हैं। ओके, सामान्य मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु कहाँ होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जिन्होंने भी 7वीं 8वीं का जो बेसिक साइंस का बुक है वो पढ़ा होगा वो बंदा आसानी से इसका आंसर कर पाएगा। 25 सेंटीमीटर इज द नियर पॉइंट फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई। ओके, उसके बाद है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू मेंडलियस पीरियोडिक लॉ, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर व्हाट। तो जो भी मेंडलीव नाम के रशियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये जो पीरियोडिक टेबल बनाया था, तो उन्होंने एटॉमिक मास जो होता है, मतलब परमाणु द्रव्यमानों के हिसाब से जितने भी हमारे अलग अलग एलिमेंट्स है उनका अरेंजमेंट किया था उस टेबल में। सो इसका राइट आंसर होगा एटॉमिक मासेस। ओके, जिन लोगों ने एटॉमिक नंबर किया है तो वो गलत है, ये आपको ध्यान रखना है। एटॉमिक मास इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अवर गैलेक्सी द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट क्लोजेस्ट टू अर्थ इज व्हाट। तो बचपन से हम पढ़ते आए चंदा मामा चंदा मामा। ओके, तो चंदा मामा जो है हमारे, जिसे हम चंद्रमा भी बोलते हैं, तो वो पृथ्वी के बहुत निकटतम है। एस्ट्रोनॉमिकल ऐसी ऑब्जेक्ट है कि जो पृथ्वी के सबसे निकटतम है वो है चंद्रमा। बाकी ये जो जितने भी ग्रह के नाम दिए, मंगल शुक्र बृहस्पति, दैट इज मार्स वेनस जुपिटर, ये अर्थ से ज्यादा दूर है कंपेयर टू मून। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों से भिन्न है? तो यहाँ पे देखो दोस्तों, वोल्ट मीटर, एमीटर और गैल्वानोमीटर, ये तीनों इलेक्ट्रिक सर्किट में अलग अलग चीजों के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन थर्मामीटर जो होता है दोस्तों वो टेम्परेचर मेजर करने के लिए होता है। ओके, तो वोल्ट मीटर, एमीटर और गैल्वानोमीटर जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट होता है ना दोस्तों, उसमें यूज होता है। वोल्ट मीटर का काम होता है जो वोल्टेज होता है उसको मेजर करना, एमीटर का काम होता है करंट मेजर करना, और गैल्वानोमीटर का काम होता है आई थिंक रेजिस्टेंस या ऐसा कुछ पैरामीटर वो मेजर करता है, एक बार देख लेना। लेकिन ये तीनों जो होते हैं, वोल्ट मीटर, एमीटर और गैल्वानोमीटर, ये तीनों इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज होते हैं, लेकिन थर्मामीटर जो है वो टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में ज़्यादातर अलग अलग सेंसर के तौर पे यूज होता है, लेकिन डायरेक्टली इसका जो काम है वो इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ नहीं होता है। ओके, तो इस तरीके से ऑड मैन आउट होगा ऑप्शन नंबर सी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी वोल्टेज वी यूज इन आवर होम इज व्हाट। तो जो भी हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है इंडिया में, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है 50 हर्ट्ज। ओके, 50 हर्ट्ज एंड 240 वोल्ट्स। आपने देखा होगा बहुत सारे जो इलेक्ट्रिक मीटर होते हैं उसके ऊपर भी ये लिखा होता है, या कोई भी आप इलेक्ट्रिक गैजेट लाते हो मार्केट में से, तो उसके ऊपर लिखा होता है कि 50 हर्ट्ज का ये है। उसके बाद है द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट। ओके, रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है जो दोस्तों, जो विजिबल रेंज होता है, जिसे हम ताना पीही निपाजा या विबग्योर बोलते हैं, विबग्योर। ओके, मतलब जो सफेद या व्हाइट लाइट होता है उसका जब डिस्पर्शन होता है तो 7 अलग अलग प्रकार के लाइट उसमें से निकलते हैं। तो उसमें से जो रेड लाइट होता है उसकी तरंग लंबी या उसका तरंग दैर्घ्य जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, जो उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए जब हमें सिग्नल देना होता है, कोई धोखे का इशारा हमें देना होता है, तो हम रेड लाइट को ब्लो करते हैं, क्योंकि उसकी तरंग लंबी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए बहुत दूर से वो नज़र आता है रेड लाइट। इसलिए जो आपने देखा होगा कि रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर या कोई भी हमारी बाइक होती है या कार होती है या कोई भी एरोप्लेन वगैरह होता है, तो उसमें जो डेंजर सिचुएशन होती है उसको शो करने के लिए रेड लाइट का इस्तेमाल होता है। उसकी तरंग लंबी सबसे ज़्यादा होती है, 700 नैनोमीटर तक उसकी तरंग लंबी होती है विजिबल रेंज में। ओके, उसके बाद है सॉल्ट विच कैन बी यूज एज अ सप्लीमेंट ऑफ कैल्शियम एंड आयरन आर ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे जो ह्यूमन बॉडी है उसको आयरन और कैल्शियम की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है, और जब हमारे बॉडी में आयरन और कैल्शियम की कमी होती है तो हमें
थकावट महसूस होती है या ब्रीथलेसनेस महसूस होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ग्लूकॉन डी पीते हैं। वो ग्लूकॉन डी क्या होता है, ग्लूकोनिक एसिड होता है, जिससे हम आयन गेन करते हैं और कैल्शियम गेन करते हैं, ताकि हमारी हड्डियां को मजबूती मिल सके और हमारी थकावट दूर हो सके। आयन से थकावट दूर होती है, तो वो ग्लूकोनिक एसिड होता है दोस्तों, आपको याद रखना है। ग्लूकोनिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल टू एनहांस द कैल्शियम एंड आयन लेवल इन ह्यूमन बॉडी। ओके, तो ये वाला यूज करते हैं, इसलिए 24 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो यहाँ पे आप देख सकते हो, काइंड ऑफ पोल्यूशन दैट कॉजेस जेनेटिक चेंजेस। ओके, आपको पता होगा जो रेडियो एक्टिव का जो इफेक्ट होता है या रेडियो एक्टिव पोल्यूशन जो होता है, उसके वजह से अनुवांशिक चेंजेस ह्यूमन बॉडी में होते हैं। ह्यूमन बॉडी ही क्या, जितने भी वहाँ पे आजू बाजू में जितनी भी जीव सृष्टि मौजूद है, मतलब प्लांट से, एनिमल से, कृमि कीटक है, इंसान है, सबके जीन्स में चेंज आते हैं अगर वहाँ पे रेडियो एक्टिव किरणें फैलती है तो। आपको पता होगा कि जो हिरोशिमा नागासाकी में यूएसए ने दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान एटम बम गिराए थे, तब से लेके आज तक वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से कोई फसल नहीं उग पाती है, या वहाँ के जो लोग होते हैं उनमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर, डिसीजेस पाए जाते हैं। तो वो जेनेटिक चेंजेस किस वजह से हुए, रेडियो एक्टिविटी के कारण हुए। इसलिए रेडियो एक्टिव पोल्यूशन ऐसा पोल्यूशन होता है जो कि जेनेटिक चेंजेस इंसान में लाता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइट इनटू कंपोनेंट कलर while passing through a medium is called as what? ओके, कोई भी लाइट है दोस्तों, अगर किसी मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है और उसके जो कंपोनेंट कलर है वो अलग अलग सेपरेट होते हैं, तो उस सेपरेशन प्रोसेस को क्या बोला जाता है, तो उसे डिस्पर्शन बोलते हैं दोस्तों हम। डिस्पर्शन के बहुत सारे फेनोमेनन हम हमारे डे टू डे लाइफ में देखते हैं, जैसे कि देखो दोस्तों, जब सूरज निकलता है तो हमें अलग अलग कलर का एक जो स्काई होता है वो दिखता है, वो भी डिस्पर्शन इफेक्ट है। या जब सूरज अस्त होता है, जिसे हम सनसेट बोलते हैं, तभी भी आप अलग अलग छटा देख सकते हो आकाश में, तो वो भी डिस्पर्शन की वजह से होती है। अगर आप प्रिज्म में से व्हाइट लाइट पास करते हो, तो जो सप्त रंग आपको दिखाई देते हैं वो भी डिस्पर्शन की वजह से होते हैं। या जो इंद्रधनुष आप देखते हो वो भी डिस्पर्शन का ही एक प्रारूप होता है। तो इसलिए आपको ये बहुत आसान सवाल था। मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको सही किया होगा। उसके बाद द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज व्हाट, तो उसका आंसर है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ मेल्ट होना चालू हो जाता है, और पानी का बर्फ में 0 डिग्री से नीचे अगर टेम्परेचर आता है तो पानी का बर्फ में रूपांतरण होना चालू होता है, और 0 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर बढ़ता है या 0 डिग्री से आगे टेम्परेचर होता है, तो वहां से बर्फ को उसका पिघलना चालू होता है। इसलिए 0 डिग्री सेल्सियस इज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। ओके, उसके बाद देखो दोस्तों, एन इलेक्ट्रिक आयन कंज्यूमिंग 1100 watt per hour is operated for 2 hours daily. The total electric consumption by iron in 30 days will be what? तो देखो दोस्तों, एक इलेक्ट्रिक प्रेस है जो आप डेली 2 घंटे यूज करते हो, और पर घंटे का उसका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है वो है 1100 वैट। तो पूरे 30 डेज में कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी, ऐसा आपको पूछा है। तो आपको सिर्फ ये तीनों जो वैल्यू है इनका मल्टीप्लीकेशन करना है, वो आएगा 66,000 वैट। तो 66,000 वैट जो होता है उसको अगर हम किलोवाट में कन्वर्ट करते हैं तो उसको 1000 से डिवाइड करना होगा, तो आपका आंसर आएगा 66 किलोवाट। ओके, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत सारे जो दोस्त है उन्होंने ये भी किया होगा 6600 किलोवाट, लेकिन ये गलत है, क्योंकि जब 66,000 वैट आता है तो उसको किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना होता है, और उसका सही आंसर होता है फिर 66 किलोवाट। ओके, उसके बाद है द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड एज व्हाट। सो इसका बहुत सिंपल आंसर है इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो बेसिकली क्या होता है, जो हमारे हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं दोस्तों, उसमें क्या होता है, पानी की वजह से जो हम इलेक्ट्रिक जनरेटर के जो ब्लेड होते हैं उसको घुमाते हैं, मतलब क्या है, पानी का जो काइनेटिक एनर्जी उसका यूज करके हम वो ब्लेड घुमाते हैं, मतलब मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और उस मैकेनिकल एनर्जी जो होती है जनरेटर के ब्लेड की, तो उसका मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्जन करने का काम ये जनरेटर करता है। ओके, टरबाइन के ब्लेड घूमते हैं और उसका जो शाफ्ट होता है टरबाइन का, वो जनरेटर को कनेक्ट होता है, तो जनरेटर उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। इसका मतलब क्या, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम इलेक्ट्रिक जनरेटर यूज करते हैं। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों। अगर आपके साइंस के बेसिक अच्छे हैं तो आप ये कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस डिक्रीजेस व्हेन प्रेशर इज व्हाट। सो अगर प्रेशर डिक्रीज होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाता है। ओके, अगर आप किसी भी चीज के ऊपर प्रेशर बढ़ा देते हो तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है। इसका सिंपल एग्जांपल है,
जो ऊंचे पर्वत होते थे देखो दोस्तों, तो वहां पे क्या होता है, मीन सी लेवल से जो प्रेशर होता है वो कम होता है, इसलिए जो पर्वत की चोटी होती है वहां पे आपको आइस शीट देखने को मिलता है। लेकिन आपको जो पर्वत का निचला वाला पोर्शन होता है वहां पे आइस शीट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है, वहां की बर्फ जल्दी मेल्ट हो जाती है। और जो ऊपर की सतह होती है पर्वत की जो चोटी होती है वहां पे आपको आइस दिखाई देगा। अगर आप कभी आपने जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश में आप गए हो समर में, तो आप देखो कि समर में ऊपर का जो चोटी का पार्ट होता है वहां पे बर्फ आपको मिलेगी, लेकिन नीचे नहीं मिलेगी। इसका कारण क्या होता है कि ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कम होता है, इसलिए जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का वो भी कम होता है। जैसे जैसे आप नीचे आओगे प्रेशर बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। तो इसका बहुत सिंपल आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट यूज इन आवर फूड, दैट इज NaCl, नो नीड टू एक्सप्लेन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नोन एज स्पिरिट। जो हम स्पिरिट यूज करते हैं ना, स्पिरिट के लैंप होते थे, देखो तो हम स्कूल में थे तो स्पिरिट का लैंप यूज करते थे अलग अलग एक्सपेरिमेंट में किसी चीज को हिट करने के लिए। तो स्पिरिट क्या होता है, इथेनॉल होता है। ओके, सो इथेनॉल का दूसरा नाम है स्पिरिट। द प्रोसेस दैट ट्रांसफर इंफॉर्मेशन इन DNA टू mRNA मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज व्हाट। उसे ट्रांसलोक्यूशन बोला जाता है दोस्तों, स्थानांतरण बोला जाता है। डीएनए में जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो mRNA मॉलिक्यूल में स्थानांतरित करने का काम जो होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोक्यूशन। ओके, देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉम्पैक्ट डिस्क CD इज अ टाइप ऑफ डैश डैश स्टोरेज मीडिया। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। ओके, ये सही आंसर होने वाला है। देन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो यहाँ पे कुछ पेयर दिए है, इसमें से कौन सी करेक्टली मैच नहीं, आपको ये बताना है। लेरी पेज ये गूगल के साथ इनका टाइप है, या गूगल कंपनी के साथ ये बंदा काम करता है। दीपक पारेख है, ये HFCL के साथ काम करते हैं। सत्या नडेला आपको पता है इंडियन ओरिजिन के माइक्रोसॉफ्ट के ये चेयरमैन है। ये जो फेसबुक है ये मार्क जुकेनबर्ग जो होते उनके अंडर फेसबुक काम करता है, ना कि शेरिल सेंडबर्ग के अंडर। ओके, तो इसलिए आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोड्यूस हार्मोन। तो देखो दोस्तों, इंसान का जो हार्ट होता है, दिल होता है, वो सिर्फ पंपिंग का काम करता है। जो भी हार्ट का काम होता है पंपिंग का काम होता है। मतलब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी में सर्कुलेट करना, और जो ब्लड CO2 से भरा है उसको फिल्टर आउट करने का काम हार्ट करता है। मतलब भाई पंपिंग का काम करता है वो हमारे बॉडी में। सो इट इज़ नॉट अ ऑर्गन विच प्रोड्यूस एनी हार्मोन। किडनी में अलग अलग हार्मोन सीक्रेट होते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में भी अलग अलग हार्मोन सीक्रेट होते हैं, लेकिन हार्ट में कोई भी हार्मोन सीक्रेट नहीं होता, इसलिए आपका ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट रॉक कट टेम्पल इन द वर्ल्ड। रॉक कट टेम्पल देखो दोस्तों क्या होता है कि पूरा ऊपर से नीचे तक एक ही पत्थर में बनाया हुआ और रॉक को कट करके बनाया हुआ एक टेम्पल होता है, ना कि अलग अलग रॉक को एक साथ जुड़ के बनाया हुआ टेम्पल होता है। तो इसमें कैलाश मंदिर जो है एलोरा का, जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, तो ये कैलाश टेम्पल ऐसा टेम्पल है जो कि ऊपर से नीचे तक एक ही रॉक में या एक ही चट्टान में उसको काटा गया है, उसको बनाया गया है। तो इसलिए कैलाश मंदिर एलोरा इसका सही आंसर होने वाला है दोस्तों। द नेक्स्ट वन, द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल इकोनॉमी रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसी। तो देखो आप विदेशी निवेश को बोल सकते हो, पैरेलल इकोनॉमी नहीं बोल सकते। मांग मुद्रा, कॉल मनी नहीं, हॉट मनी नहीं, इसका आंसर है ब्लैक मनी। ब्लैक मनी क्या करता है दोस्तों कि आपकी इकोनॉमी एक पैरेलल इकोनॉमी जैसा काम करता है। मतलब आपकी जो इकोनॉमी होती है देश की उसको खतरा पहुंचाने का काम ब्लैक मनी की वजह से होता है, इसलिए इसे पैरेलल इकोनॉमी बोलते हैं। पैरेलल गवर्नमेंट हम कब कब बोलते हैं, देखो दोस्तों कोई नक्सलवादी है या कोई दूसरे ऐसे रिबल ग्रुप है, अगर स्टेट में और किसी छोटे एरिया में उनकी सरकार चलाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल गवर्नमेंट बोलते हैं। वैसी पैरेलल इकोनॉमी होती है जो लीगल तरीके से चलती है देश की इकोनॉमी, उसको पैरेलल ब्लैक मनी की इकोनॉमी चलती है। तो इसलिए इसका आंसर होता है काला धन। अगला सवाल है दोस्तों, द स्पीकर ऑफ लोकसभा अपॉइंट्स हुम अमंग द फॉलोइंग। तो विपक्ष का नेता विपक्ष के लोग ही चुनते हैं, जो विपक्ष के मंत्री होते हैं उनमें से एक विपक्ष का नेता वो खुद चुनते हैं। प्रधानमंत्री को कैबिनेट मतलब जो भी अलग अलग मंत्री होते हैं उस पर्टिकुलर पार्टी के वो चुनते हैं प्रधानमंत्री को। एंग्लो इंडियन समुदाय के जो 2 सदस्य होते हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। सो लोकसभा के उपाध्यक्ष होते हैं, इनको सिर्फ लोकसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वो इनको अपॉइंट करते हैं। देन नेक्स्ट वन, हु was chosen as a first सत्याग्रही टू लॉन्च इंडिविजुअल सत्याग्रह इन 1940। तो गांधी जी का जो 1940 का आंदोलन था उसमें उन्होंने
वैयक्तिक सत्याग्रह करने के लिए लोगों को बोला था, तो उसमें से सबसे पहले व्यक्ति जिन्होंने वैयक्तिक सत्याग्रह का आरंभ किया तो वो थे आचार्य विनोबा भावे। गांधी जी के बहुत जबरदस्त अनुयायी थे, गांधी जी के मूल्यों को आदर्श मान के इन्होंने लाइफ पूरी बिताई थी, तो इसलिए इन्होंने ये पहले सत्याग्रही होने का काम किया था 1940 के आंदोलन में। उसके बाद का क्वेश्चन है, गिर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड वेयर? इट इज इन गुजरात। गुजरात के गिर के सिंह बहुत फेमस है। Which one of the following computer is the fastest, biggest and expensive computer? So supercomputer is a fastest one, biggest one and expensive one also. Okay. इसलिए जो आम इंसान है वो सुपर कंप्यूटर नहीं खरीद सकते ना। जो नोटबुक है, लैपटॉप है, पर्सनल कंप्यूटर है, ये तो सबके पास होता है। सुपर कंप्यूटर सबके पास होता है कि नहीं होता है? वो बड़े बड़े जो हमारे साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके पास होता है। जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होते हैं जिनको वेदर फोरकास्टिंग वगैरह करनी होती है वो लोग सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। व्हेन वॉज भारतीय महिला बैंक एस्टेब्लिश्ड? ओके, तो भारतीय महिला बैंक की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 19 नवंबर 2013 में। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों हमने सब जो क्वेश्चन थे जनरल नॉलेज, साइंस और मैथमेटिक्स इसके बारे में देखा है। इंग्लिश और जो भी हम बोलते हैं कॉम्प्रहेंशन, तो उसके बारे में अगले 6 क्वेश्चन है। तो इसको आपको कैसे सॉल्व करना है कि अच्छे से आपको जो भी यहाँ पे दिया है पैराग्राफ उसको रीड करना है, क्वेश्चन को रीड करना है, उसको एनालाइज करना है, उसमें अच्छे से क्या दिया गया है वो आपको देखना है और उस बेसिस पे ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि अगर आपने ये पैसेज अच्छे से पढ़ा होगा और आपको वो अच्छे से समझ में आया होगा, आप अच्छे से उसको अगर कॉम्प्रहेंड कर पाए होंगे, तो इस सारे 6 क्वेश्चन के जो जवाब है वो आपने सही किए होंगे। फिर भी इसमें अगर कोई वेरिएशन आता है तो वो हमें जो BRC का जो वेब वर्क असिस्टेंट का ऑफिशियल आंसर की जब उनके वेब पेज पे रिलीज होगा तभी ये पता चल पाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से जो भी मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है इस 6 क्वेश्चन के लिए वो इस तरीके से है। ये जो 44 क्वेश्चन है उसके लिए ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, 45 के लिए ऑप्शन नंबर बी, 46 के लिए ऑप्शन नंबर बी, 47 के लिए अगेन ऑप्शन नंबर बी, 48 के लिए ऑप्शन नंबर ए, 49 के लिए ऑप्शन नंबर डी, 50 के लिए ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से दोस्तों ये सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे देख लिए हैं। आई होप आपको इसमें कोई क्वेरी नहीं है। अगर आपकी कोई क्वेरी है डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हो। अगर इससे जो भी मतलब जो हमारी फाइनल इसके बाद जो हमारी फाइनल आंसर की आएगी BRC की तरफ से, अगर उसमें भी हमें कोई डिस्क्रिपेंसी दिखती है और हमें अगर कोई करेक्शन डालना है या ऑब्जेक्शन रेज करना है तो उसके लिए भी BRC टाइम देता है, तो वो भी हम करेंगे अगर BRC की तरफ से जो भी आंसर आएंगे उसमें कोई गलती होगी तो। लेकिन फिलहाल जितने भी मैंने रेफरेंसेस यूज़ किए हैं मोस्ट ऑफ द रेफरेंसेस की तरफ से जो भी करेक्ट आंसर है वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन पेपर का जो एनालिसिस है BRC वर्क असिस्टेंट एडवांस टेस्ट का ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो आप दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और जो भी दोस्त आपके या आप भी फ्यूचर में अगर ऐसे एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, जो भी IGCR का एग्ज़ाम है वर्क असिस्टेंट का या VECC वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी आपको ये एनालिसिस बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। सो गो थ्रू दिस क्वेश्चन पेपर एंड डोंट लूज योर होप। अगर आपके कोई क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं इस आंसर की के जरिए तो भी ज़्यादा टेंशन मत लो, आगे भी बहुत एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए आपको ये एनालिसिस डेफिनेटली हेल्प करेगा। सो मिलते हैं दोस्तों हमारे ऐसे ही अगले वीडियो सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिए, आपकी स्टडी जारी रखिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।